सब्सक्राइब करें बजरंग ITI स्टडी को और घंटे का बटन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। आप सभी का स्वागत है इस बजरंग ITI स्टडी यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास में हम करेंगे 75 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट। उससे पहले आपसे एक अपील है कि देश की वर्तमान जो स्थिति है, कोरोना महामारी से देश गुजर रहा है, तो इस महामारी से बचने के लिए घर पर रहें, साफ रहें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्टडी पर ध्यान रखिए। आज का पहला क्वेश्चन है 76 नंबर प्रश्न। हथौड़े का वर्गीकरण किया जाता है। हथौड़े का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, पूछा गया है आपसे। तो इस प्रश्न का आंसर है पिन के आकार अथवा तोल के आधार पर। हथौड़े को हम हैमर भी कहते हैं और हैमर का जो वर्गीकरण किया जाता है वो किस आधार पर किया जाता है, ये यहाँ पर पूछा गया है आपसे। तो ध्यान रखिए, याद करने वाला प्रश्न है। हथौड़े की जो पिन होती है उसके आधार पर अथवा हथौड़े के वजन के आधार पर। दूसरा प्रश्न है आज की वीडियो का, स्पिनर्स का निर्माण किस धातु से किया जाता है। स्पिनर्स का निर्माण किस धातु से किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है वैनेडियम इस्पात। यह एक धातु होती है वैनेडियम इस्पात, जिससे हम स्पिनर्स का निर्माण करते हैं। और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक होता है। वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक कितना होता है। प्रश्न में पूछा गया है आपसे। तीसरा प्रश्न है आज की वीडियो का, वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक होता है। वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक का मान कितना होता है। तो यह होता है 0.02। कितना होता है, 0.02। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है त्रिभुजाकार रेती की लंबाई कितनी होती है। रेती, जिसको हम इंजीनियरिंग की भाषा में फाइल कहते हैं, इसकी लंबाई कितनी होती है। यदि वह त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार रेती है, तो उसकी लंबाई कितनी होती है, यह पूछा गया है आपसे। तो इसकी लंबाई होती है 150 mm, 150 mm। चूँकि वीडियो प्रश्नोत्तर के फॉर्म में है, इसलिए मैं तेज़ी से करा रहा हूँ, इसीलिए ध्यान से देखिए। और मैं नहीं चाहता यहाँ पर टाइम की ज़्यादा वेस्ट हो, इसी कारण वीडियो का तेज कराने का उद्देश्य यही है आपसे। अगला प्रश्न है लेफ्ट जोड़ का प्रयोग कहाँ किया जाता है। लेफ्ट जोड़ का प्रयोग कहाँ किया जाता है। हम जब स्टार्टिंग करेंगे अपनी ट्रेड थ्योरी की, तो उसमें एक चैप्टर दिया गया है जिसमें हमको जोड़ के बारे में समझाया अथवा पढ़ाया जाता है। वहीं से ये प्रश्न लिया गया है, लेफ़्ट जोड़ का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो लेफ़्ट जोड़ का प्रयोग सीलिंग में करते हैं। कहाँ करते हैं, सीलिंग में। अगला प्रश्न है समान आकार एवं समान आवेश वाली 8 छोटी बूंदें मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है। तो छोटी बूंद की तुलना में बड़ी बूंद का विभव क्या होगा। समान आकार वाली 8 छोटी बूंद मिलाई जाती हैं और उसके बाद क्या करते हैं हम, ये 8 बूंदें हैं और इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है। तो पूछ रहा है इस बड़ी बूंद की तुलना में, छोटी बूंद की तुलना में बड़ी बूंद का जो विभव होगा, वोल्टेज होगा, वह क्या होगा। तो वह क्या होगा, जानते हैं हम आंसर, 4 गुना होगा। जो छोटी बूंद है उसकी तुलना में बड़ी बूंद का जो विभव होगा वह 4 गुना होगा। अगला प्रश्न है आपस में जुड़े 2 आवेशित पिंडों के बीच धारा नहीं बहेगी यदि उनके बीच समान होगा। आपस में जुड़े हुए 2 आवेशित पिंडों के बीच धारा नहीं बहेगी यदि उनके बीच समान होगा। क्या समान होगा, तो देखिए विभव का मान यदि समान होगा तो उनमें कोई भी धारा नहीं बहेगी। किसका मान समान होगा,
विभव का मान यदि समान होगा तो उन दोनों के बीच कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। अगला प्रश्न है 83 नंबर प्रश्न, साबुन के बुलबुले का आवेशित करने पर उसका आकार। साबुन के बुलबुले को आवेशित अर्थात चार्ज करने पर उसके आकार में क्या परिवर्तन होता है, यह पूछा गया है आपसे। साबुन के बुलबुले को चार्ज करने पर उसका आकार बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? आकार बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, खोखले गोलीय चालक के अंदर विभव। खोखला जो चालक होता है, गोलीय चालक के अंदर विभव कैसा होता है? तो खोखले गोलीय चालक के अंदर विभव नियत रहता है। अगला प्रश्न है, यदि दो इलेक्ट्रॉन परस्पर एक दूसरे की ओर गति कर रहे हैं तब निकाय की स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक दूसरे की ओर गति कर रहे हैं यदि, तब निकाय कहते हैं उस टोटल जगह को, उस टोटल सिस्टम को। तो उसकी स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न है 86 नंबर प्रश्न, द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक। इंटर आपने किया होगा तो इंटर में यह चैप्टर दिया गया है और आपकी आईटीआई की बुक में तो दिया ही गया है। द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है कूलाम मीटर। अगला प्रश्न है, धातुओं का परावैद्युतांक होता है। धातुओं का परावैद्युतांक होता है, क्या होता है? अनंत। धातुओं का परावैद्युतांक अनंत होता है। अगला प्रश्न है, तड़ित चालक आवेश किसकी ओर प्रवाहित करता है? तड़ित चालक मैं समझाता हूँ। आपने भट्टे या कारखानों आदि की चिमनियाँ देखी होंगी और वहाँ पर क्या होता है कि चिमनी के ऊपर कोई इस प्रकार की आकृति में लोहे की कोई वो लगी होती है, कभी त्रिशूल टाइप में होती है तो कभी कैसे ही। इसी को बोलते हैं हम तड़ित चालक। क्या बोलते हैं? तड़ित चालक। और यह जो तड़ित चालक होता है यह आवेश को किस ओर प्रवाहित करता है? देख लेते हैं, पृथ्वी की ओर। ये अगर मैंने कोई चिमनी बना दी और चिमनी की छत पर ये इस टाइप में तड़ित चालक लगा दिया तो ये चालक जो है किस ओर आवेश को, चार्ज को प्रवाहित करेगा? तो यह ऊपर से नीचे की ओर करेगा, अर्थात पृथ्वी की ओर। ये आकाशीय बिजली से उस भवन या कारखाने को सुरक्षा प्रदान करने के लिए लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, समविभव पृष्ठ पर किया गया कार्य क्या होता है? समविभव पृष्ठ पर किया गया कार्य पूछा गया है आपसे। समविभव पृष्ठ पर किए गए कार्य का मान क्या होता है? तो इसका मान होता है शून्य। कितना होता है? शून्य। समविभव पृष्ठ पर किया गया कार्य शून्य होता है। अगला प्रश्न है, आज की वीडियो का अगला प्रश्न है, विद्युत आवेशों के बीच बल का निर्धारण करने वाले नियम को किस नाम से जाना जाता है? दो आवेश हैं Q1 अथवा Q2, इन दोनों के बीच जो बल लगेगा उस बल का निर्धारण करने वाला जो नियम है वह कौन सा नियम है? तो वह नियम है कूलाम का नियम। कूलाम ने दो नियम दिए थे। एक नियम था दो आवेशों के बीच लगने वाले बलों का नियम, अथवा द्वितीय नियम है आकर्षण अथवा प्रति आकर्षण का नियम। तो जो यहाँ पर पूछा गया है कूलाम के प्रथम नियम, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान कितना होता है, उस प्रश्न को यहाँ पर पूछा गया है। अगला प्रश्न है, किसी विद्युतीय परपथ में किसी बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है? किसी विद्युतीय परपथ में किसी संधि पर, अर्थात ये संधि है, यहाँ पर बीजगणितीय योग धाराओं का क्या होगा? तो यह होगा शून्य। क्या होगा? शून्य। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा के प्रवाह एवं सभी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रियाओं के लिए कौन उत्तरदायी है? विद्युत धारा के प्रवाह एवं सभी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रियाओं के लिए कौन उत्तरदायी है? तो उत्तरदायी है इलेक्ट्रॉन। क्या है उत्तरदायी? इलेक्ट्रॉन। आज की वीडियो का अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है ऊर्जा का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है ऊर्जा का। अगला प्रश्न है आज की वीडियो का, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा होती है। इलेक्ट्रॉन जो प्रवाहित होते हैं उनकी दिशा होती है, क्या होती है?
जानते हैं इस प्रश्न का आंसर। बैटरी के नकारात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर, ये कोई बैटरी है, इसका ये पॉजिटिव सिरा, ये नेगेटिव सिरा, तो धारा जो होती है हमेशा बैटरी के पॉजिटिव सिरे से निकलकर नेगेटिव सिरे की ओर जाती है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह धारा के विपरीत दिशा में गति करते हैं, अर्थात नेगेटिव सिरे से निकलकर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव सिरे की ओर जाएंगे। बैटरी के नकारात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। अगला प्रश्न है, चुंबक के दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। यह है कोई चुंबक है और इसके जो दो ध्रुव होते हैं एन और एस, इसके दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा होती है, ये बीच में जो मैं ड्रा कर रहा हूँ, दूसरा कलर ले लेता हूँ, ये वाली जो रेखा है इस रेखा को क्या कहते हैं, तो इस रेखा को कहा जाता है चुंबकीय अक्ष। क्या कहा जाता है, चुंबकीय अक्ष। अगला प्रश्न है, एक विद्युत बल्ब में धारा 3% बढ़ा दी जाती है तो उसकी शक्ति कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी। उसकी शक्ति 6% बढ़ जाएगी। यह निकालेंगे आप P बराबर आई स्क्वायर आर से। आर का कोई नियत मान मान लेंगे यहाँ पर, तब आई के मान को हम सबसे पहले 1 मानेंगे, उसके बाद उसे 3% बढ़ाएंगे, 1 नहीं 100 मान लेते हैं, उसके बाद 103 रखेंगे। 3% बढ़ाने का मतलब ये होगा, फिर जो कैलकुलेट करके वैल्यू आएगी वह आएगी 6%। अगला प्रश्न है, पदार्थ के मूल कण हैं। कोई पदार्थ है, मैंने आपको अपनी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी इंजीनियरिंग की जो चैप्टर है, वीडियो है, वह उसमें पढ़ाया है कि पदार्थ के मूल कण कौन कौन से हैं, तो वह हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है, वैद्युतशीलता का मात्रक है। आज की वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, वैद्युतशीलता का मात्रक क्या है, तो वैद्युतशीलता का मात्रक है फैराड प्रति मीटर। फैराड प्रति मीटर, इस प्रकार भी लिखेंगे इसे। अगला प्रश्न है, संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। संधारित्र, हमें इसे कैपेसिटर भी कह सकते हैं। संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। किस पर निर्भर नहीं करती है, तो यह प्लेटों के आवेश पर निर्भर नहीं करती है। संधारित्र को कुछ इस प्रकार बनाते हैं, इसे कैपेसिटर भी कह सकते हैं हम। इसकी एक प्लेट ये है और ये एक प्लेट ये है, इस पर जो चार्ज होगा उस पर संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है, किसी वस्तु के परावैद्युत स्थिरांक का मान हमेशा अधिक होता है। परावैद्युत स्थिरांक को हम एप्सिलॉन नॉट से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान हमेशा होता है 1 से अधिक। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। और आज की वीडियो थोड़ी तेज़ बनाई थी, इसका कारण यही था कि मैं नहीं चाहता आपका ज़्यादा टाइम व्यतीत हो, और मेरी कोशिश यही रहती है कि कम से कम टाइम में आपको अधिक से अधिक कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। और चैनल पर जो ग्रोथ है इस महीने की बहुत ही कम है, इसीलिए आप कुछ वीडियो को शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करवाइए और अधिक से अधिक घर पर रहिए, समय का सदुपयोग कीजिए। जय हिंद, जय भारत।